हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज हर्ष एंड आई एम योर बिजनेस सीरीज मेंटर है। बच्चों, आज बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर के बारे में। ऑर्गेनाइजिंग का जो चैप्टर है वो आपके बिजनेस सीरीज की किताबों में चैप्टर नंबर 5 है और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आज की हमारी क्लास होने वाली है वो कोई पार्ट की क्लास नहीं, वो एक प्रॉपर वन शॉट की क्लास होने वाली है, जहां पे आपको कम से कम समय में मैं आपको ऑर्गेनाइजिंग पूरा घोल के पिलाने वाला हूं। इतनी आराम से, इतनी मजे से समझेंगे ना कि मजा ही आ जाएगी आपको कि हाँ यार, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ ली है, अब हम सीधे बोर्ड के लिए रिवाइज ही करेंगे और रिवीजन करते समय एनसीईआरटी रीड कर लेंगे, राइट। अब यार, आज आपको ना बहुत सारी नई नई चीजें और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें जानने को भी मिलेंगी कि सर, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, ये रन कैसे करती हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनीज अपने ऑपरेशंस को, अपने वर्क को मैनेज कैसे करती हैं, और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं यहां पे लोग काम कैसे करते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है इनके काम करने का, कैसे ये अपने काम को हर तरीके से मैनेज कर ले जाते हैं, और इतने ज्यादा लोग होने के बावजूद भी इनका कोई भी काम अटकता नहीं है, कोई भी काम रुकता नहीं है, एंड ये ग्रोथ करती ही जाती हैं ये बड़ी बड़ी कंपनीज। तो भैया, उसका एक ही जवाब है कि ये सारी चीजें मतलब कैसे हो रही हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं बच्चा पार्टी ऑर्गेनाइजिंग से। और ऑर्गेनाइजिंग का वन शॉट में आपका स्वागत है। सबसे पहले फोन में लगा लो चार्जर, कान में लीड और कॉपी पेन लेके बैठो, क्योंकि बिजनेस स्टडीज में नोट्स बनाना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको जहां भी लगे कि मैं कीवर्ड्स बता रहा हूं, आपको नोट करना चाहिए, वहां पे तुरंत ही वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए एंड देन रिज्यूम करिएगा, राइट। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि ये ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है। अब एक बार जरा इन कंपनीज को, इन ऑर्गेनाइजेशंस को थोड़ा साइड में रखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यार, हमारे घर में क्या हम ऑर्गेनाइज्ड वे में रहते हैं? सर, कहना क्या चाह रहे हो समझ में नहीं आ रहा, बताता हूं। आप एक बात बताओ, आपके घर में 3, 4 या 5 कमरे होंगे। एक कमरा आपका लिविंग एरिया या ड्राइंग रूम होगा, जहां पे आपके मेहमान आते होंगे और वहां पे आप भी रहते होगे। मेहमान आते हैं दिवाली, होली में, ईद में, तो आप उनको अपने लिविंग एरिया या अपने ड्राइंग रूम में उनको बैठवाते हो, उनका स्वागत सत्कार करते हो। ऐसे ही आपके घर में भाई वॉशरूम भी अपनी जगह होगा और आपका किचन भी अपनी जगह होगा, आपका बेडरूम भी अपनी जगह होगा, जहां पे आप आराम करते होगे, रेस्ट करते होगे, राइट। तो मेहमान आते हैं, क्या उनको बेडरूम तक ले जाते हो? नहीं। खुद ड्राइंग रूम में सोते हो? नहीं। ड्राइंग रूम की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, बेडरूम की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, किचन एरिया की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। अगर हॉल है तो हॉल की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, जहां पे हम सब साथ में मिलकर खाना खाते हैं, यानी कि डाइनिंग टेबल वगैरह रखा हुआ है। तो घर में 4 कमरे हैं एंड चारों कमरे आपने ऑर्गेनाइज्ड वे में रखे हुए हैं। कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा कि आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि मुझे कहां सोना चाहिए, कहां बैठना चाहिए, टीवी कहां पे लगी हुई है, फ्रिज कहां पे रखी हुई है, या रेफ्रिजरेटर कहां रखा हुआ है, खाना कहां बनाना है, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा ना। तो बेटा, सेम ऐसे ही ऑर्गेनाइजिंग की जाती है किसी भी कंपनी में। बस सिंपल सी, अगर आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया ना, क्योंकि आप जानते हो यार, मेरा स्टाइल जो है पढ़ाने का, वहां पे समझाने का, वहां पे मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स को बहुत ज्यादा डालता हूं। अब ये एग्जांपल आपको अपने घर का समझ में आया होगा। बेटा, ऐसे ही एक बहुत, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, बहुत बड़ी का मतलब कितनी बड़ी भी कंपनी हो, टाटा, बिरला, अंबानी, ये सारे ही ऐसे छोटी मोटी चीजों से ही ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। इनकी बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे ही चलती हैं, जहां पे ये अपने रिसोर्सेज को ऐसे डिवाइड करते हैं कि हर डिपार्टमेंट के लिए वो रिसोर्सेज सफिशिएंट हो और इनकी कंपनी अच्छे तरीके से चलती रहे। एंड जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, इनके सक्सेसफुल ग्रोथ का भी यही रीजन है कि इनकी ऑर्गेनाइजिंग जो है ये बहुत ही कमाल की है, बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर को और समझते हैं कि हम लोग को आज क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहला, अगर मैं ऑर्गेनाइजिंग के बारे में आगे कुछ बताऊं, उससे पहले आपको यह समझना होगा कि ऑर्गेनाइजिंग जो है मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन है, और ऑर्गेनाइजिंग से पहले प्लानिंग आपको पढ़ा दिया गया है, प्लानिंग आता भी है। प्लानिंग का वन शॉट और प्लानिंग के पार्ट्स की वीडियोस मेरे इस कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल की प्लेलिस्ट पे है, तो उनको जाके आप कवर कर सकते हो अगर आपने प्लानिंग की नहीं देखी है। एंड प्लानिंग से जितने पहले की भी है ना, वो भी रखी हुई है वहां पे, तो उनको जाओ और वो आप ही के लिए है, उनको यूटिलाइज करो। चलो जी, ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग के बाद, और प्लानिंग जो होता है वो मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन होता है। प्लानिंग के बाद हम करते हैं ऑर्गेनाइजिंग। मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बेटा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिसाइड करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारे मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। जो ये मैनेजर्स है ना, यही एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिवाइड करते हैं। सर, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? सब बताएंगे। अरे रुको जरा, सबर करो, सब पता चलेगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने तरीकों का होता है, सारी चीजें। हम इस फंक्शन को ऑर्गेनाइजिंग भी कहते हैं, जहां पे हमें ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिवाइड करने की बात कही जाती है। अब ऑर्गेनाइजिंग की एक प्रॉपर डेफिनेशन को चलिए रीड आउट करते हैं। ओके, इट इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट एक्टिविटीज आर टू बी डन
ये पूरी प्रोसेस है जहां पे हमको तय करना है, हमको मतलब मैनेजर्स को। जब मैं बोलूं ना हम मतलब मैनेजर्स, आप भी अपने आप को मैनेजर समझिए और मैं भी अपने आप को मैनेजर ही समझता हूं। तो जहां पे हमको ये डिसाइड करना है कि व्हाट एक्टिविटीज आर टू बी डन, यानी कि सबसे पहले हमको क्या एक्टिविटीज करनी है, यानी कि व्हाट, भाई हमको करना क्या है पहले तो हमको यही पता लग जाए। ठीक है, ये पता लग गया। हाउ द एक्टिविटीज आर टू बी ग्रुप्ड, हमको किस तरीके से सारी एक्टिविटीज को ग्रुप करना होगा। जैसे भाई बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, अब हमको पता है कि यार इनमें से दो जो हैं ये प्रोडक्शन की एक्टिविटी है, तो हमने इनको साथ में क्या कर दिया, हमने इनको साथ में ग्रुप कर दिया। फिर हमको पता है ये बाकी की 3 सेल्स की एक्टिविटीज है, हमने इनको एक साथ ग्रुप कर दिया। और फिर हमको पता है कि ये बाकी की 2 जो है ये मान लो परचेज डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज है, तो हमने परचेज में ग्रुप कर दिया। आपने देखा किस तरीके से मैंने जो है एक्टिविटीज को ग्रुप कर दिया है। यानी कि यहां पे हमको ये भी डिसाइड करना है कि हाउ द एक्टिविटीज आर टू बी ग्रुप्ड। अब इसके अलावा हाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी इज टू बी डेलीगेटेड, भैया किस तरीके से हमको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटना है। अथॉरिटी मैनेजर्स किसको किसको देंगे एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैनेजर्स किसको किसको देंगे। ठीक है, यानी कि अपनी अथॉरिटी बांटेंगे, सेंट्रलाइजेशन करेंगे या डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट करेंगे या नहीं करेंगे और किस हद तक करेंगे। इसके अलावा हु रिपोर्ट्स टू हुम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो भैया ये सारे आपके कीवर्ड हैं, ये सारी चीजें आप यहां पे लिख सकते हो। व्हाट, हाउ एंड हु। व्हाट एक्टिविटीज आर टू बी डन, हाउ द एक्टिविटीज आर टू बी ग्रुप्ड एंड हु रिपोर्ट्स टू हुम या हु विल डू दिस एक्टिविटीज। समझ रहे हो क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, ये सारे सवालों का जवाब हमको ऑर्गेनाइजिंग में मिलता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया होगा कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है। बेसिकली कौन काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ये वाला काम कौन करेगा, ये सारे चीजों को आपको ऑर्गेनाइजिंग में मैनेज करना पड़ता है। देखो प्लानिंग में प्लान बनाने के बाद भाई हमने प्लानिंग में क्या किया, हमने आपको क्या सिखाया। प्लानिंग में आपने प्लान बना लिया, स्ट्रेटजी, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीजें बन गई आपकी। ठीक है, अब इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग में प्लान बना लिया, प्लान मैनेजर के पास रखा हुआ है। अब मैनेजर को भी तो लोगों से काम निकलवाना है ना भाई, मैनेजर खुद तो काम करेगा नहीं, मैनेजर करेगा, लोगों से काम निकलवाएगा। काम कैसे निकलवाएगा, जब वो ऑर्गेनाइजिंग करेगा। तो अब हमको समझना होगा कि ऑर्गेनाइजिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं ऑर्गेनाइजिंग के। तो सबसे पहला फीचर क्या है कि यहां पे हमको काम को लोगों में डिवाइड करना पड़ता है। डिवीजन ऑफ वर्क एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी है, तो वो आपने मुझसे पहले पढ़ा होगा। वो भी ना पढ़ाओ तो वन शॉट उसका भी चैनल पे रखा हुआ है आपके लिए, जाके उसको प्लीज पढ़ लें। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद पढ़ लेना। तो ऑर्गेनाइजिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, सबसे पहला है कि वर्क को डिवाइड कर दो। डिवीजन ऑफ वर्क यानी कि वर्क को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दो। इससे क्या फायदे होंगे, सबसे पहला फायदा होगा स्पेशलाइजेशन का। ठीक है, कि अगर एक इंसान एक समय पे एक ही काम करेगा तो ये कंपनी के लिए और उस इंसान दोनों के लिए अच्छा होगा। अगर वो एक समय पे एक ही काम करेगा, क्योंकि वो एक काम को करते करते उसी काम में माहिर हो जाएगा, उसी काम में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। सेकंड पॉइंट बेटा, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है बच्चा पार्टी कि मल्टीटास्किंग नहीं करना है, एक बार में एक काम करना है। तो दिस डिवीजन ऑफ वर्क अपोजिट टू मल्टीटास्किंग, यानी कि मैनेजर से कहा जा रहा है मल्टीटास्किंग नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्रॉस लगा दे रहा हूं। ठीक है, मैनेजर से कहा जा रहा है कि भैया आप अपने काम को इस तरीके से डिवाइड करिए लोगों में कि लोग अपने काम को करते करते माहिर हो जाए, स्पेशलाइज्ड हो जाए, यानी कि एक इंसान एक ही काम करे और मल्टीटास्किंग ना करे। तो सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजिंग में क्या करना है, अपने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना है। अच्छा, फिर क्या करना है, फिर हमको करना है कोऑर्डिनेशन। अब देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं भाई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, और कह लो सेल डिपार्टमेंट, कह लो फाइनेंस डिपार्टमेंट, कह लो मार्केटिंग डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। इन बहुत सारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग काम करते हैं, आपस में सबके बीच में कोऑर्डिनेशन हो भाई, ये सारे डिपार्टमेंट भी आपस में कोऑर्डिनेटेड रहें। ठीक है, और इसके अंदर काम करने वाले जो लोग हैं ना बेटा जी, ये भी आपस में कोऑर्डिनेटेड रहें तो अच्छा होगा। फिर आता है प्लूरैलिटी ऑफ पर्संस। प्लूरैलिटी ऑफ पर्संस का मतलब है कि भाई बहुत से लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सबका अपना अपना बैकग्राउंड है, सबके अपने अपने रेफरेंसेस हैं, एजुकेशन है, नॉलेज है, बहुत सारे तरीके के लोग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उस इंसान को वही काम दें जिसमें वो अच्छा है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मेरा काम है पढ़ाना, अब मुझसे कोई बोलेगा कि भाई आप कोई और काम कर लो, इसी ऑर्गेनाइजेशन में मैं नहीं कर पाऊंगा शायद। ठीक है, क्योंकि मुझे आता है एक ही काम, वो है पढ़ाना। जिस इंसान को जो काम आता है, जो इंसान जिस काम में अच्छा हो ना, उसको वही काम देना चाहिए। कहने का मतलब है प्लूरैलिटी ऑफ पर्संस, यानी कि बहुत सारे लोगों को आपको मैनेज करना पड़ेगा, और वो भी बहुत अलग अलग तरीके के लोगों को। कॉमन ऑब्जेक्टिव, देखो यार
आपको याद होगा कि मैंने आपको पढ़ाया था, हाँ आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, कि भैया मैनेजमेंट करते क्यों है, याद होगा पहले चैप्टर में पढ़ाया था। अच्छा ये भी चैप्टर जो है यहां पे आपको मिल जाएगा वन शॉट, चैप्टर नंबर 1। देख रहे हो सारी चीजें आपको मिल रही हैं यहाँ पे कॉमर्स अड्डा 24/7 में। डिवीजन ऑफ वर्क कहां मिलेगा, आपको मिलेगा वन शॉट 2 में, और इसी के साथ आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट मिलेगा वन शॉट 1 में। जो आपका वन शॉट 1 है ना, उस चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। वहां पे जाके आप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को डिटेल में जान सकते हो। अभी मैं 3 चीजें बता देता हूं भाई। 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी मैनेजमेंट के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो भैया किसी भी मैनेजमेंट के या किसी भी कंपनी के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल यानी कि कंपनी का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। अब कंपनी के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव भी 3 होते हैं, तो इनको भी लिख देता हूं यहां पे, प्रॉफिट, सर्वाइवल और ग्रोथ। ठीक है, प्रॉफिट, सर्वाइवल और ग्रोथ। अब कहा यह जा रहा है बच्चा पार्टी कि ऑर्गेनाइजिंग ऐसी करो जहां पे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूरे हों, पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरे हों और सोशल ऑब्जेक्टिव भी पूरे हों। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो कॉमन ऑब्जेक्टिव किसी भी कंपनी का क्या होता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यह है कि वो कंपनी जो है कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करे, सर्वाइव कर ले गई, जिंदा रह ले गई, फिर उनको प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट कमाने के बाद आप ग्रोथ भी कर सकते हो। कहने का क्या मतलब है कि भैया कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, ऑर्गेनाइजिंग इसी वजह से की जा रही है। एंड लास्ट में आता है ऑर्गेनाइजिंग इज द मशीन ऑफ मैनेजमेंट। सर मशीन का मतलब नहीं समझ में आया, यहां पे तो आप कोई मशीन की बात कर ही नहीं रहे हो सर, यहां तो आप बात कर रहे हो इंसानों की, लोगों की। तो भैया ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट की मशीन होती है। एग्जांपल के तौर पे एक घड़ी बनाता हूं, आप बताना। ठीक है, ये घड़ी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप भी हाथ में घड़ी पहनते होगे, मैं भी पहनता हूं, अभी तो नहीं पहन रखी। तो घड़ी है। अब घड़ी में यार जो ऊपर दिख रहा है ना, जो तुमको वो घड़ी दिख रही है, इसके अंदर की मशीन दिख रही है नहीं। जो ऊपर तुमको घड़ी दिख रही है ना, वैसे घड़ी में 2 सुइयां होती है, मैंने 3 बना दी है, कोई बात नहीं। ठीक है, एक समझ लो दिन विन की, ये मॉडर्न जमाने की घड़ी है। तो लगा लो कि भाई आपको घड़ी दिख रही है, एंड घड़ी जो आपको दिख रही है वो है कंपनी। जो घड़ी के अंदर मशीन लगी हुई है ना, आपको पता है घड़ी के अंदर मशीन लगी होती है, वो है मशीन उस कंपनी को चलाने के लिए ऑर्गेनाइजिंग। और उस मशीन में जो सेल पड़ रहा है ना, जिससे वो मशीन चल रही है बेटा, वो है मैनेजमेंट। समझ रहे हो? तो इसीलिए कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन इज अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की मशीन कौन है, मैनेजमेंट को चलाए कौन रखेगा, कंपनी को चलाए कौन रखेगा, हमारी ऑर्गेनाइजिंग ही तो है वो चीज जो चलाए रखेगी। क्योंकि लोग काम करेंगे तभी तो ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। एंड लोगों को काम दिया कहां जाएगा, बिल्कुल सही, ऑर्गेनाइजिंग में। चलो इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो भाई ऑर्गेनाइजिंग, सबसे पहले तो देखो मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शन हो, आप ये तो कह ही नहीं सकते कि कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई कम इंपॉर्टेंट है। बेटा 5 ही है, 5 ही है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, 5 ही है। 5 में से पांचों पांडवों की तरह हैं। ठीक है ना, पांचों जो है वो पांडवों की तरह हैं। तो पांचों इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक भी कम होगा तो मैनेजमेंट बिखर जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस अगर समझा जाए तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने काम को लोगों में डिवाइड करते हो ना, तो आपको स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स मिलते हैं। अब स्पेशलाइजेशन मैंने आपको बताया, यहां पे देखो डिवीजन ऑफ वर्क से स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट मिलते हैं। सर स्पेशलाइजेशन के क्या बेनिफिट होते हैं? अगर कोई इंसान एक समय पे एक काम करेगा तो वो अपने काम में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। स्पेशलाइज्ड होने का मतलब यह है कि वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा वो रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेगा। तो रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, इफेक्टिव बनने के लिए और प्रोडक्टिव बनने के लिए आपको स्पेशलाइज होना पड़ेगा। एंड स्पेशलाइज्ड कैसे होंगे? जब हम अपने काम को बांटेंगे, डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे। अब इसके बाद देखो, मान लो कि यार क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, मान लो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तुम अपने आप को मैनेजर मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है और अपने आप को मैनेजर मानो। अब ये बताओ यार, मान लो तुम मैनेजर हो, तो मैनेजर का काम क्या होता है? नाम से पता लग रहा है मैनेज करना। भाई मैनेजर का काम है मैनेज करना। अब मैनेजर किसको किसको मैनेज करेगा? भाई मान लो 10 लोगों की टीम है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लोगों की टीम है, और ये इन 10 लोगों को मैनेज करता है। ठीक है, यानी कि अब वर्किंग रिलेशनशिप पता लग गया कि ये है मैनेजर यानी कि सुपीरियर, और ये सारे हैं सबऑर्डिनेट्स। ये सारे हमारे मैनेजर को क्या करेंगे? आके
रिपोर्ट करेंगे और मैनेजर इन सबको काम दे सकता है। अब एक बंदा है जो मैनेजर की टीम के बाहर है, क्या हमारा मैनेजर इनको ऑर्डर दे सकता है, रिपोर्ट देने के लिए कह सकता है? नहीं कह सकता, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों की टीम ही आती है। फिर आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। भाई ऑर्गेनाइजिंग कुछ इस तरीके से करिए, ऑर्गेनाइजिंग अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपका कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं होता है। सर रिसोर्स कितने तरीके के होते हैं एंड कौन से रिसोर्सेज की बात करते रहते हो हमेशा? मैंने बताया था पहले भी आपको, बेटा रिसोर्स 3 तरीके के होते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्स यानी कि पैसा, फाइनेंशियल रिसोर्स यानी कि पैसा, ठीक है, ओके। फिर आता है आपका ह्यूमन रिसोर्स यानी कि इंसान, जैसा भी यहां पे बना भी हुआ है इंसान, ठीक है। और फिर आता है आपका फिजिकल रिसोर्स। भाई फिजिकल रिसोर्स कितने तरीके के होते हैं? बहुत सारे तरीके के होते हैं। जो आपके एसेट्स होते हैं ना, जैसे लैंड, बिल्डिंग, जो आपको प्रत्यक्ष दिख रहे हो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन सबका आप अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन करें और बिल्कुल भी वेस्टेज ना करें। भाई नो वेस्टेज, बिल्कुल भी वेस्टेज ना करें। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। एडॉप्शन टू चेंज। अब सुनो यार, देखो ऑर्गेनाइजिंग हमेशा ऐसी होनी चाहिए ना कि जो अगर आप अपनी पॉलिसीज को बदल लें, अगर कोई मैनेजर अपनी कंपनी की पॉलिसीज को बदल रहा हो, अगर कोई मैनेजर अपनी कंपनी के रूल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, स्ट्रेटेजी को बदल रहा हो, तो भैया ऑर्गेनाइजिंग ऐसी करो कि बदल रहा हो तो एम्प्लॉइज इसको मान ले जाएं, यानी कि कोई भी बदलाव हो, कोई भी चेंज हो, वो आसानी से ऑर्गेनाइजेशन में फिट आ जाए। ये कहां पढ़ने को मिलेगा? सर ये चेंज वाला जो वर्ड है ये थोड़ा कम समझ में आया। अगर आपके मन में ये सवाल है कि चेंज वाला वर्ड थोड़ा कम समझ में आया, तो आपको देखना पड़ेगा वन शॉट चैप्टर नंबर 3, ठीक है, वन शॉट चैप्टर नंबर 3, यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट का वन शॉट आपको देखना पड़ेगा। क्यों कह रहा हूं ऐसा देखना पड़ेगा? क्योंकि बेटा बिजनेस इन्वायरमेंट में ही मैं आपको समझा रहा हूं कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसको अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एंड उन सारे फैक्टर से बच के निकलती है जो कंपनी, वही कंपनी मार्केट में सर्वाइव कर सकती है। तो अगर कोई भी बदलाव होंगे, आपका ऑर्गेनाइजिंग ऐसा होना चाहिए कि उन सारे बदलावों को झेल ले जाए और कंपनी में आराम से स्टैब्लिश भी करा ले, ठीक है, ओके। कौन सा बच रहा है रंग? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखो अगर इस मैनेजर को पता होगा कि मेरे अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, मुझे इन लोगों से क्या काम निकलवाना है, सिंपल सी बात है भाई। अगर मान लो ये मैनेजर जो हमारा है ये है प्रोडक्शन मैनेजर, अब अगर प्रोडक्शन मैनेजर को पता होगा कि मेरे अंदर कितने लोग हैं और प्रोडक्शन किस तरीके से करनी है, तो आप मुझे बताइए कि ये मैनेजर अपना काम अच्छे तरीके से कर पाएगा? जी हाँ, अगर उसको पता होगा तो क्यों नहीं करेगा। हाँ, खुद ही आलसी हो तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर मैनेजर आलसी नहीं है तो वो लोगों से काम निकलवाएगा भी एंड कंपनी को हेल्प भी करेगा, यानी कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा, लोगों का डेवलपमेंट भी हो पाएगा। देखो ऑर्गेनाइजिंग में हम डेलीगेशन की बात करते हैं, अपनी पावर्स और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करो। डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, अपनी पावर सब में बांट दो। जब सब में पावर बढ़ जाएगी, मान लीजिए मैं छोटा सा मुलाजिम हूं अपनी कंपनी का, जब मुझे भी पावर दी जाएगी तो मुझे भी तो ग्रो करने का चांस मिलेगा ना, मुझे भी डेवलप करने का चांस मिलेगा, मैं भी डेवलप कर पाऊंगा, मैं भी ग्रो कर पाऊंगा, ठीक है। ये क्या है? ये डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल है कि हाँ भैया इंसान की डेवलपमेंट की बात भी हो रही है यहाँ पे। इसके अलावा अगर एक कंपनी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजिंग करती है तो वो एक्सपैंड भी कर पाती है एंड ग्रो भी कर पाती है। सर इस एक्सपेंशन और ग्रोथ का क्या मतलब है, वो भी बताता हूं आपको। देखो कोई भी कंपनी यार एक गांव में है मान लो, तो क्या उसका मन नहीं करेगा कि वो एक शहर में बिजनेस चलाए? शहर में है मान लो तो एक स्टेट में बिजनेस चलाए, नहीं करेगा? मन करेगा। एक कंपनी को स्टेट में है तो वो कंट्री में जाना चाहेगी, कंट्री में है, पैन इंडिया है तो वर्ल्ड में जाना चाहेगी। कहने का मतलब है हर कंपनी को अपना एक्सपेंशन एंड ग्रोथ करना है। मुझे बताओ कि एक टाटा कंपनी है, आगे पढ़ाऊंगा अभी डिविजनल और उसमें फंक्शनल स्ट्रक्चर में। मान लो एक कंपनी है बेटा टाटा, तो टाटा तो बेटा जैगवार को भी खरीद रही है, टाटा फोर्ड को भी खरीद रही है, टाटा एयर इंडिया को भी खरीद रही है। इतनी बड़ी कंपनी के लिए सब कुछ अच्छे तरीके से मैनेज करना, और किसी भी, कभी आपने टाटा की कोई न्यूज सुनी है कि टाटा में कोई फ्रॉड हुआ है, कोई धोखाधड़ी हुई हो, कोई जालसाजी हुई हो? नहीं सुना होगा। इतनी बड़ी कंपनी में सब कुछ मैनेज करना और बिना किसी कानूनी दांवपेच के, क्या इजी है? नहीं है। कंपनी ग्रो भी कर रही है प्रॉपर, तो कैसे हो पा रहा है ये? जब उनकी जो मैनेजमेंट की मशीन है ना वो बढ़िया चल रही हो। जब मशीन अच्छी चलेगी ना तो गाड़ी तेज भागेगी, तो मशीन अच्छी चल रही है, अब टाटा तेज भाग रही है, यही रीजन है। ओके जी, क्या क्या पढ़ लिया सर अपन ने? हमने पढ़ लिया ऑर्गेनाइजिंग के बारे में, फिर हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, फिर हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, और अब हम पढ़ेंगे बच्चा पार्टी प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसीजर होने वाला है और बहुत ईजी होने वाला है। सबसे पहले स्टेप में मैंने आपको क्या बताया? प्लानिंग में क्या करते थे याद है?
एस डाइज इफ, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, ऐसा कुछ करते थे। और फिर सेटिंग अप द प्लान और फिर फॉलो अप एक्शन, एस डाइज इफ, इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव्स। तो भैया प्लानिंग की प्रोसेस तो हमने पढ़ ली। जो सेकंड इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपके सिलेबस में है वो है ऑर्गेनाइजिंग की। यहां पे आपको निमोनिक बाद में बताऊंगा, सबसे पहले चारों स्टेप के मतलब समझाता हूं। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, सबसे पहले आपको अपनी कंपनी में देखना है कि कौन कौन से काम है, ठीक है, और उन कामों को आइडेंटिफाई करके रखना है। अब ये हमारे मैनेजर साहब है और इन्होंने हमारे काम को आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ भाई ऑर्गेनाइजिंग में किस तरीके, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके के काम होंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि बेटा मैं अपनी कंपनी का एग्जांपल लेता हूं, अड्डा 24/7 इज अ ग्रेट कंपनी, इज अ गुड कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी भी है। यहां पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, टीचर्स भी हैं, बैकएंड की टीम भी है, आपके जो सेशंस लगाते हैं, हमारा काम तो पढ़ाना है, आपके जो सेशन लगाते हैं यूट्यूब में, आपके जो बैचेस रन करते हैं, वीडियो एडिटर्स भी हैं, प्लानर्स, जो लोग प्लान बनाते हैं, वो सारे लोग भी हैं। तो एक कंपनी में कितने तरीके के काम है ये मैनेजर को पता होना चाहिए, एंड फिर उन कामों को लोगों में डिवाइड कर देना। जैसे मेरा काम है बिजनेस स्टडीज पढ़ाना, अमन सर का अकाउंट्स पढ़ाना, प्रिंस सर का इकोनॉमिक्स पढ़ाना, हम सबका अलग अलग काम है, ठीक है। तो ये होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। स्टेप 2, डिपार्टमेंटलाइजेशन, जहां पे आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम बांट देते हो। फॉर एन एग्जांपल, अड्डा में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे मैं हूं कॉमर्स अड्डा में, है ना, ऐसे ही एक सीयूईटी अड्डा है, ऐसे ही एक क्लैट अड्डा है, ऐसे ही एक नीट अड्डा है, ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग एसएससी अड्डा है, बैंकिंग अड्डा है, यानी कि बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। अब भाई सबके अपने अपने रिसोर्सेज हैं, सबके अपने अपने टीचर्स हैं, एंड सबकी अपनी अपनी टीम है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी आपको लोगों को बांट देना है, भाई दैट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। थर्ड में आपको लोगों को उनकी काम ड्यूटीज दे देनी, जैसे मेरी ड्यूटी क्या है, पढ़ाना, तो मेरी ड्यूटी मुझे दे दी गई। और फोर्थ स्टेप इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कि भैया हु रिपोर्ट्स टू हुम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। जैसे यहां पे ये तीनों जो हैं ये इनको रिपोर्ट कर रहे हैं, तो कौन किसको रिपोर्ट करेगा ये देखा जाएगा एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में। चलो बच्चों, अब समझते हैं डिटेल में आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क समझते हैं। सबसे पहला, मेरे पीछे आपको 10 चीजों की लिस्ट दिख रही होगी। अब आपको सोच के और पढ़ के बताना है कि क्या इनके अलावा और भी कोई काम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। होते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। मोटे मोटे अगर मेजर कामों की बात की जाए तो वो यही है बेटा किसी ऑर्गेनाइजेशन में। पढ़ के देखते हैं। सबसे पहला काम होता है आइडेंटिफिकेशन, यानी कि काम को ढूंढना और उसको लोगों में बांट देना। सबसे पहले किसी भी कंपनी के लिए, अगर वो प्रोडक्शन कंपनी है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, सामान बनाती है, सबसे पहले उनके लिए जरूरी है रॉ मटेरियल को खरीदना। यानी कि मान लो शर्ट बनाने वाली कोई कंपनी है तो उसके लिए कॉटन क्या हुआ, रॉ मटेरियल। सैंडविच बना के बेचते हो तो ब्रेड क्या हुआ, रॉ मटेरियल। तो सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल खरीदना है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैन्युफैक्चरिंग मतलब ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड आती हैं। जैसे गाड़ी के लिए मान लो मारुति लगाती है एमआरएफ का टायर, तो मारुति गाड़ी बना रही है, टायर एमआरएफ बना रही है। तो अगर मारुति ने एमआरएफ का टायर खरीदा, या मेरी शर्ट की कंपनी और मैंने बटन खरीदा, बटन तो नहीं बना रहा मैं, बटन देखो लगा है, बटन तो नहीं बना रहा, तो परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड एक्टिविटीज कहां पे आता है, इसी में आता है। ठीक है, आपने ये भी कर लिया। फिर आपने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, फिर आपने गुड्स की इन्वेंट्री बनाना शुरू कर दिया, फिर आपने मार्केट में रिसर्च भी किया कि मार्केट में कैसी शर्ट बिक रही है। शर्ट का एग्जांपल लेते हैं कि शर्ट बनाने वाली कोई ब्रांड है, अब मार्केट में कैसी शर्ट्स बिक रही हैं, सॉलिड शर्ट्स बिक रही हैं। जैसे ये टी शर्ट सॉलिड है, सिर्फ अड्डा का आपको यहां और यहां लोगो दिख रहा होगा, बाकी कोई चेक, कोई कलर, कोई पॉइंट कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ओनली टी शर्ट ब्लैक। अब शर्ट में पोलका डॉट्स होनी चाहिए, चेक्स होने चाहिए। चेक्स में भी बहुत चेक आते हैं, लार्ज चेक्स, माइक्रो चेक्स, प्रिंट है तो माइक्रो प्रिंट, फ्लोरल प्रिंट कि भैया फूल पत्ती बनी हुई है, या सॉलिड है, फिर इसके बाद टेक्सचर्ड शर्ट है, ठीक है, ब्रीदेबल शर्ट है या नहीं है। तो ये सारी अब आपको देखना होगा कि भैया मार्केट में कौन सी शर्ट ज्यादा बिक रही है एंड उसी को बनाना पड़ेगा। जैसे अभी आया था प्रिंटेड शर्ट्स का दौर, सारे लोग प्रिंटेड शर्ट्स पहन रहे थे, तो मार्केट में जो चल रहा है वो बनाओ। एडवर्टीजमेंट, अब आपकी कंपनी एडवर्टीजमेंट भी करेगी अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए। फिर सेल माने एक्चुअल में बेचना। फाइनेंशियल अरेंजमेंट, यानी कि पैसे का अरेंजमेंट कौन करता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है, तो वो आपकी कंपनी में करना पड़ेगा। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स यानी कि पूरा खाता कौन बनाएगा, आपकी कंपनी के लोग बनाएंगे तो वो बनाना पड़ेगा। एंड लोगों को लेके आना, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ एम्प्लॉय। ऑर्गेनाइजिंग के बाद जब स्टाफिंग आएगा ना, तो स्टाफिंग का वन शॉट भी देख लेना, स्टाफिंग का वन शॉट भी आपको देख लेना है।
क्योंकि वहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे लोगों को आप लेके आते हो ऑर्गेनाइजेशन में, द बेस्ट पीपल एट द बेस्ट जॉब एट द बेस्ट टाइम। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको अगर लग रहा हो कि सर इसके अलावा भी कोई काम है, तो बेटा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसके अलावा कुछ और भी काम आपको नजर आ रहा है। मोटे मोटे जो बेसिक काम है वो ये ही है, ठीक है, बट छोटे छोटे ऐसे तो बहुत सारे काम निकलेंगे अभी, तो वो भी है। चलो, फिर आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। मैंने आपको बताया कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लोगों को बांटना। ठीक, डिपार्टमेंटलाइजेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट सेपरेट्स पीपल। यहां से देखो कीवर्ड है, जहां पे आप लोगों को क्या कर देते हो, सेपरेट कर देते हो, बांट देते हो। सेपरेट्स पीपल, ग्रुप्स और डिपार्टमेंट्स बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ क्राइटेरिया, ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ क्राइटेरिया। जैसे बेटा मैं, मी, अमन सर और प्रिंस सर और गगन सर, ये सारे लोग जो है ये अच्छा पढ़ाते हैं, कॉमर्स के टीचर्स हैं, राइट। ये कौन है, कॉमर्स के टीचर्स हैं, तो इनको कॉमर्स अड्डा 24/7 में डाला गया ताकि ये अपना कॉमर्स आराम से पढ़ा पाए। ठीक है, वही देखो यहां पे लिखा भी हुआ है कि जहां पे आपको लोगों को बांटना है अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ क्राइटेरिया। लेकिन हम चारों में एक चीज कॉमन है, गगन सर को छोड़ दिया जाए वो मैथ्स पढ़ाते हैं, तो हम तीनों में एक चीज कॉमन है कि हम तीनों ही कॉमर्स बैकग्राउंड के टीचर हैं, जिन्होंने कभी ना कभी अपनी लाइफ में कॉमर्स जरूर पढ़ी है। दीज डिपार्टमेंट्स, तो हमारा सेट ऑफ क्राइटेरिया क्या हो गया भाई, हमारा कॉमर्स बैकग्राउंड क्या हो गया, हमारा सेट ऑफ क्राइटेरिया हो गया। कॉमर्स बैकग्राउंड क्या है, हमारा सेट ऑफ क्राइटेरिया कि हमको कॉमर्स बैकग्राउंड की वजह से बांटा गया। These departments have their own leadership and work together to complete task. इन डिपार्टमेंट्स के अपने अपने लीडर्स, अपने अपने मैनेजर्स होते हैं भाई। हर डिपार्टमेंट का अपना एक लीडर, अपना एक मैनेजर होता है, ठीक है। और यहां पे काम को भी बांट दिया जाता है। विद लार्ज और कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में वर्क टुगेदर। अगर बहुत बड़ा कोई लार्ज प्रोजेक्ट आया है कंपनी के लिए, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट मिलके एक साथ काम भी कर सकते हैं। तो सारी चीजें पॉसिबल है, अलग अलग काम करना हो करो साथ मिलके काम करना हो करो, बस कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स पूरे होने चाहिए। डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गया, ओके। मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे आप डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हो, तब तक के लिए आप ये पढ़ो, है ना। ये चार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से आपको एक आइडिया लगेगा कि किस प्रकार से आपकी कंपनियों में डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है। चलो बच्चों, एक बार आप एक नजर मार लो आधे मिनट के अंदर अंदर, 30 सेकंड के अंदर अंदर, फिर मैं आपको बताता हूं ये सारी चीजों के बारे में। ओके चलिए, तो भाई बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं एंड डिपार्टमेंट्स में लोगों को बांटने का क्राइटेरिया बहुत अलग अलग होता है। जैसे सबसे पहले आता है हमारा फंक्शनल डिपार्टमेंट। अगर आपकी कंपनी में लोगों को उनके फंक्शन के हिसाब से बांटा जा रहा हो, जैसे भैया फंक्शन मान लो, जैसे प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट या एचआर डिपार्टमेंट। भाई प्रोडक्ट वाले प्रोडक्शन में और प्रोडक्ट को बेटर करने में लगे रहेंगे, मार्केटिंग वाले एडवर्टीजमेंट करेंगे, पब्लिक रिलेशन बनाएंगे, सेल्स करेंगे, फाइनेंस वाले पैसा लेके आएंगे, पैसा जुगाड़ेंगे कंपनी के लिए कि पैसा कहां से लाया जाए, एचआर डिपार्टमेंट वाले लोगों को हायर करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। जियोग्राफिक डिपार्टमेंट यानी कि एरिया के हिसाब से, जैसे यहां पे लैटिन अमेरिका डिपार्टमेंट, नॉर्थ अमेरिका डिपार्टमेंट, है ना, या ईएमईए डिपार्टमेंट, एपैक डिपार्टमेंट, यहां पे लगा लो तो नॉर्थ इंडिया डिपार्टमेंट, यूपी डिपार्टमेंट, बिहार डिपार्टमेंट, कोलकाता डिपार्टमेंट, समझ रहे हो ना, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया। तो ज्योग्राफिक, जब आप ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से टारगेट अपने डिपार्टमेंट बांटते हो। फिर आता है, अच्छा ये फंक्शनल था, फिर आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में आपकी कंपनी है मान लो, और वो अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स भी बनाती है, ब्यूटी प्रोडक्ट भी बनाती है तो ब्यूटी डिपार्टमेंट, खाना बनाती है तो फूड डिपार्टमेंट, बेबी केयर जैसे होता है ना जॉनसन्स बेबी पाउडर या जॉनसन्स बेबी क्रीम या जॉनसन बेबी शैम्पू, तो अगर ऐसा कोई सामान आपकी कंपनी बना रही है बेबी केयर के से रिलेटेड, तो उसका अलग डिपार्टमेंट आप बांट सकते हो, यानी कि प्रोडक्ट से रिलेटेड डिपार्टमेंट। फिर आते हैं कस्टमर से रिलेटेड डिपार्टमेंट, जैसे कि रिटेल डिपार्टमेंट, ऑनलाइन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट, होलसेल डिपार्टमेंट। भाई आपकी कंपनी है वो होलसेल भी करती है, रिटेल भी करती है, तो होलसेल और रिटेल डिपार्टमेंट। अगर अपना सामान ऑनलाइन बेचती है तो ऑनलाइन डिपार्टमेंट।
अगर अपने गवर्नमेंट को सामान बेचती है तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट। फिर आता है प्रोसेस डिपार्टमेंट। बेटा इस प्रोसेस डिपार्टमेंट में क्या होता है, यहां पे अगर कोई कंपनी है आपकी और एक सामान को बनाने में बहुत सारे स्टेप्स से होके जाता है, बहुत सारी प्रोसेसेस से होके जाता है, तो उसे कहते हैं प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन। जहां पे जैसे रॉ मटेरियल कलेक्शन डिपार्टमेंट, अब इस डिपार्टमेंट का काम है रॉ मटेरियल्स को कलेक्ट करना। जैसे भैया शर्ट बनाने के लिए कॉटन भी ले आए, कपड़ा भी ले आए, धागा भी ले आए, सुई भी ले आए और कलर भी ले आए, ये सारी चीजें ले आए, तो रॉ मटेरियल कलेक्शन डिपार्टमेंट। फिर आता है रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, जो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करे। फिर एक डिपार्टमेंट का काम है भैया पैकेजिंग करना, शिपिंग करना, तो ये आ जाता है प्रोसेस डिपार्टमेंट। एक पूरे सामान को बनाने के लिए अगर बहुत सारी स्टेप्स से होके गुजरना पड़ता है तो ऐसी डिपार्टमेंट्स में आप प्रोसेसेस डिपार्टमेंट्स हिसाब से अपने बांट देते हो। ठीक है बच्चा पार्टी। फिर आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में क्या करते हैं, यहां पे बेसिकली हम लोगों की स्किल के हिसाब से और क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनमें काम बांटते हैं। देखो क्वालिफिकेशंस और स्किल से के हिसाब से हम लोगों में क्या कर देते हैं, काम बांट देते हैं। असाइन्ड अ ड्यूटी मैचिंग टू हिज स्किल एंड क्वालिफिकेशंस। ठीक है, द वर्क इज असाइन्ड अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। लोगों को काम दिया जाता है उनकी काबिलियत के अनुसार, यानी कि उनकी एबिलिटी के अनुसार। ठीक है, जब हम लोगों को उनकी ड्यूटीज असाइन कर रहे होते हैं ना, तो हम उनको एक डॉक्यूमेंट देते हैं जिसे हम लोग कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। क्या कहते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन। बेसिकली असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बैठे हुए लोगों में ड्यूटीज को डिवाइड करते हो, आप उनको असाइन करते हो ड्यूटी उनकी स्किल्स और उनकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से, एंड इसके अलावा उनकी एबिलिटी के हिसाब से। काम को बांटते समय आप उनको एक डॉक्यूमेंट देते हो जिसको हम लोग कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, और इस डॉक्यूमेंट में जॉब से रिलेटेड सारी चीजें लिखी होती हैं एंड बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लिखी होती हैं। कंटेंट की बात किया जाए तो भैया आपको कब आना है, कब जाना है, यानी कि इन टाइम क्या है, आउट टाइम क्या है, ये सारी चीजें। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका इन टाइम आउट टाइम पता लग गया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख देता हूं भाई। इसके अलावा आपका लंच टाइम क्या है, आपका जॉब से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आपको कोई अलाउंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप किसको रिपोर्ट करोगे, कुछ इस तरीके से आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में चीजें लिखी होती हैं। ठीक है बच्चा पार्टी। फिर आते हैं एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में। अब यहां पे बताया जाता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो एक्टिविटीज को डिपार्टमेंट में ग्रुप करने के बाद आफ्टर ग्रुपिंग द एक्टिविटीज in different departments, the employee have to perform the job, and to perform the job every individual needs some authority. डिपार्टमेंट्स में काम बांटने के बाद एम्प्लॉइज को अपने जॉब के बारे में बताया जाता है, और क्योंकि एम्प्लॉय जॉब को परफॉर्म करे तो हर इंडिविजुअल को कुछ अथॉरिटी चाहिए होती है, यानी कि नीड्स सम अथॉरिटी। देखो मान लो मैं हूं तो मुझे पढ़ाने की आजादी है, मैं जब चाहूं तब पढ़ा सकता हूं, तो मुझे कुछ अपने कामों को करने के लिए अथॉरिटी की जरूरत होती है। ठीक है, इसी वजह से कहा जा रहा है कि फोर्थ स्टेप ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सारे इंडिविजुअल्स को कुछ अथॉरिटी डिवाइड कर देते हैं, सारे इंडिविजुअल्स को कुछ अथॉरिटीज दे देते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहां पे अथॉरिटी देने का एक और मतलब है कि अगर कोई सबऑर्डिनेट है तो आप उसका क्या असाइन कर दें, आप उसका मैनेजर या उसकी अथॉरिटी को असाइन कर दें कि हाँ भाई ये आपका सुपीरियर है और आप इसके क्या हैं, आप इसके सबऑर्डिनेट हैं। ठीक है, और आप इसको रिपोर्ट करेंगे। तो अथॉरिटी डिवाइड करने का मतलब ये भी है। द असाइनमेंट ऑफ द अथॉरिटी रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। जब आप किसी को अथॉरिटी देते हो और उसके ऊपर भी किसी को बताते हो, तो यहां पे सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप निकल के आता है कि भाई आपका सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप हो गया। एंड द क्वेश्चन ऑफ हु रिपोर्ट्स टू हुम इज क्लैरिफाइड। और ये क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, हु रिपोर्ट्स टू हुम इज क्लैरिफाइड। ठीक है बच्चा पार्टी। तो यहां तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया है ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंस और ऑर्गेनाइजिंग के फीचर्स। चलो यार नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं और समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बेसिकली 4 तरीकों से हम डिवाइड करते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन,
डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। कुछ इस तरीके से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिवाइड करते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ऑर्गेनाइजिंग का जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी है क्योंकि आपको जब केस स्टडीज पूछी जाएंगी ना तो आपको डिविजनल और फंक्शनल की केस स्टडीज पूछी जाती हैं, आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल की केस स्टडीज पूछी जाती हैं। तो ये टॉपिक, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलो कि बोर्ड्स में 6 से 7 नंबर का वेटेज इस चैप्टर का रहता है, जो कि बहुत है भाई। 80 में से 8 नंबर भी अगर आ गया तो माने 10% हो गया, ठीक है भाई। और कहां से आते हैं बेसिक क्वेश्चन? सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस से आते हैं, ऑर्गेनाइजिंग के डिविजनल और फंक्शनल से आते हैं। तो अब जो मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं उसको आपको पढ़ना है बिल्कुल मन लगा के, ठीक है। चलो हाँ तो भाई चलो आगे देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। अब यार देखो, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो बात करते हैं हम लोग, उसको अब डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले इसको जानेंगे और फिर फंक्शनल और डिविजनल के बारे में जानेंगे। तो भैया देखो, सबसे पहले बच्चों ये समझो कि जहां पे भी बातचीत फॉर्मली हो, जहां पे भी बातचीत फॉर्मली हो, कामकाज फॉर्मली हो, किसी से कोई रिपोर्ट मांगनी हो तो फॉर्मली ही मांगनी पड़े। यानी कि एक फॉर्मल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं औपचारिक। औपचारिक का मतलब है कि आप एक स्ट्रक्चर में ही लोगों से बातचीत कर सकते हो, एक स्ट्रक्चर पहले से ही निर्धारित है या प्रीफिक्स्ड है, जहां पे जैसे मान लो मुझे अपने मैनेजर साहब से बात करनी है तो मुझे उस स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। मैं उनसे फ्रेंडली बात नहीं कर सकता हूं। इसे हम लोग कहेंगे भैया फॉर्मल स्ट्रक्चर, जहां पे हर काम फॉर्मली होता है। तो ये हो गया आपका फॉर्मल स्ट्रक्चर। और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर वो होता है बेटा जहां पे हम लोग फॉर्मली नहीं जाते हैं, जहां पे हम लोग सोशल इंटरेक्शन भी करते हैं। यानी कि देखो, मान लो मैं सिर्फ काम की बात करूं कि सर आज मेरी इतने बजे की क्लास है, कहां पे लेनी है, क्या है, कैसे है, ये होगी काम की बात, है ना। और वो भी एक ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्किकल स्ट्रक्चर में बात करूं तो ये हो जाता है फॉर्मल स्ट्रक्चर। लेकिन जब मैं बात करूं किसी से कि भैया आज खाना खा लिया, अरे तबीयत सब ठीक है, घर में क्या हाल चाल है, तो ये क्या हुआ बेटा, ये इनफॉर्मल बातचीत हुई, यानी कि इनफॉर्मल स्ट्रक्चर हुआ। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में भैया 2 तरीके के स्ट्रक्चर है, या तो फॉर्मल रख लो या तो इनफॉर्मल रख लो। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कि तुम्हें किसी से फॉर्मली बातचीत करनी पड़ेगी तो आप उनके नाम के आगे लगाते हो रिस्पेक्टेड, ठीक है, रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम, ऐसे लगाते हो जब आप फॉर्मली किसी से बातचीत करते हो। लेकिन आप अगर इनफॉर्मल बातचीत करते हो किसी से तो उसको आप क्या कहते हो, आप कहोगे भैया डियर, ठीक है, डियर, जिसको हिंदी में क्या कह देंगे, रिस्पेक्टेड को हम कहेंगे आदरणीय, हिंदी में कह देंगे आदरणीय, और डियर को हिंदी में क्या कहेंगे, प्रिय। तो प्रिय भाई या प्रिय डियर ब्रदर, है ना, डियर सिस्टर, डियर फ्रेंड, डियर ग्रैंडफादर, डियर फादर, डियर मम्मी, डियर मदर। तो भैया देखो, जहां पे आप फॉर्मल स्ट्रक्चर की बातचीत करते हो ना तो आपको वर्ड्स भी अपने फॉर्मल रखने पड़ते हैं, जैसे रिस्पेक्टेड और आदरणीय। लेकिन जब आप इनफॉर्मल की बातचीत करते हो तो आपको डियर या प्रिय वर्ड भी लगा सकते हो कि भैया डियर ऑल, ठीक है, या रिस्पेक्टेड ऑल। रिस्पेक्टेड मतलब कि सबको हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं एंड उनसे फॉर्मली बातचीत कर रहे हैं। डियर का मतलब क्या होता है कि प्रिय, ठीक है भैया, प्रिय, सभी प्रिय जनों, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, यह आपने पहले भी देखो सुना हुआ है। अपना यह बताओ, इंग्लिश में लिखते हो ना औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, या फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। तो आप लोग यहां पे बोलते हो, फॉर्मल को बोलते हो औपचारिक स्ट्रक्चर और इनफॉर्मल को अनौपचारिक। कहां आपने ये पहले पढ़ा हुआ है बेटा, इंग्लिश और हिंदी में जब पत्र लिखते थे तो इंग्लिश में अगर आप प्रिंसिपल को लिखते थे तो क्या लिखते थे, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम या रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर। और जब अपने भाई बहन को लिखते थे तो लिखते थे डियर ब्रदर, डियर सिस्टर। और ऐसे ही हिंदी में जब आप लिखते थे औपचारिक पत्र तो वहां पे यूज करते थे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय या आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय। और लेकिन आप हिंदी में लिखते थे, इनफॉर्मल में क्या लिखते थे कि भैया प्रिय भ्राता या प्रिय भाई या प्रिय पिताजी या पूज्य मतलब ग्रैंडफादर जी, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप लिखते थे। कहने का मतलब यह है कि भैया फॉर्मल स्ट्रक्चर वो होता है जहां पे आप फॉर्मली बातचीत करते हो, और इनफॉर्मल वो होता है जहां पे आप इनफॉर्मल रह के सोशल रिलेशनशिप्स मेंटेन करते हो। अब सोशल रिलेशनशिप क्या होती है, एक एग्जांपल देता हूं, जैसे फ्रेंडशिप, ठीक है। अब देखो यार, फॉर्मल स्ट्रक्चर में ना सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होगी, लेकिन इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में फ्रेंडली रिलेशन भी होगी, फ्रेंडली रिलेशनशिप होगी। देखते हैं। तो भैया देखो, यहां पे लिखा हुआ है कुछ डिफरेंस। अब देखो, मेरा ये मानना है कि अगर आपको फंक्शनल, डिविजनल, फॉर्मल, इनफॉर्मल ये पढ़ना है तो सबसे अच्छा तरीका, अगर आपके पास कोई है बच्चा पार्टी, तो वो है डिफरेंस समझ लो
और सब कुछ समझ में आ जाता है। ये ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये डिफरेंसेस आपको पसंद आते हैं या नहीं, और इनसे समझ में आता है कि नहीं है। देखो, डिफरेंस के बाद मैं आपको थ्योरेटिकल भी समझाऊंगा, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, लेकिन डिफरेंस पढ़ के ना आपको एक आइडिया लगता है कि दोनों की डेफिनेशन क्या, भाई सारी चीजें यहां पे लिखी हुई हैं, डेफिनेशन भी यही लिखी हुई है। अब चाहे मैं डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ाऊं, चाहे मैं उसको अलग अलग कर दूं। डिफरेंस का मतलब होता है एक तीर से दो निशाने। थ्योरेटिकल ज्ञान भी हो गया और डिफरेंस भी समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लिखा हुआ है इट इज अ सिस्टम ऑफ वेल डिफाइंड जॉब। सबसे पहले यहां पे जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम फॉलो होता है वेल डिफाइंड जॉब का। ऐसी जॉब्स जो पहले से ही डिफाइंड है, जैसे मुझे, मेरा काम है पढ़ाना, मुझे दिया गया है काम पढ़ाने का, तो मेरी जॉब डिफाइंड है। कोई और है जो मैनेज कर रहा है, उसका काम डिफाइंड है। कोई और है जो कुछ और पढ़ा रहा है, उसका काम डिफाइंड है। तो यहां पे स्ट्रक्चर बनता है वेल डिफाइंड जॉब से। इसके बाद यहां पे ये पता होता है कि किसके पास कितनी अथॉरिटी है, कौन किसको ऑर्डर दे सकता है, कौन किसको ऑर्डर नहीं दे सकता है, किसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो भाई जैसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बच्चों को अच्छे से अच्छा कंटेंट देना, अच्छे से अच्छा पढ़ाना। तो ये मेरी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। एंड अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई मैं किसको जवाब दूंगा, मतलब जवाबदेही। तो भैया ये सारी चीजें, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, फॉर्मल स्ट्रक्चर में पहले से ही बता दी गई है एम्प्लॉयज को कि आप किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आप किसको अकाउंटेबल हो, और आपके पास कितनी अथॉरिटी है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात किया जाए तो यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। यहां पे सब कुछ पर्सनल रिलेशनशिप पे हो रहा है, पर्सनल और सोशल रिलेशनशिप, ठीक है। देखो, पर्सनल क्या है, मान लो भाई दो लोग दोस्त हैं आपस में, तो वो उनका पर्सनल रिलेशनशिप हो गया। सोशल की भाई 5-6 लोग दोस्त हैं, चाय पीने जा रहे हैं, समोसे खाने जा रहे हैं, तो ये उनका सोशल रिलेशनशिप है ना। एंड दिस रिलेशनशिप इज नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय वेल डिफाइंड जॉब्स, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे अराइज होती हैं ये रिलेशनशिप स्पॉन्टेनियसली एज पीपल एसोसिएट विद वन अनदर एट वर्क। स्पॉन्टेनियसली मतलब अचानक से, सहसा, कि भैया आप काम कर रहे थे, आपकी किसी से बोलचाल शुरू हो गई, दोस्ती यारी हो गई, बात आगे बढ़ गई स्पॉन्टेनियसली, ठीक। मतलब प्लान नहीं करता है आदमी दोस्ती करने का। आप मुझे बताओ, आपके भी बहुत दोस्त होंगे, क्या आपने कभी प्लान किया है कि मैं इससे दोस्ती करूंगा? नहीं ना। तो दोस्ती ऐसे ही हो जाती है जब लोग एक दूसरे के साथ एसोसिएट करते हैं, जुड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। अब यहां पे हो गया मीनिंग। भाई मीनिंग आप लोग को, सारे बच्चों को बहुत प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी, ये आशा करता हूं। अब आता है ओरिजिन। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन निकलता कहां से है, ओरिजिन क्या है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का? तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ओरिजिन है कंपनी के रूल्स और कंपनी की पॉलिसीज। भाई जैसी कंपनी बताएगी कि तुम्हें किससे बात करना है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या नहीं, वैसा ही हम करेंगे। लेकिन यहां पे भैया ये निकलती है रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग पीपल। जब लोग आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, अपनी भावनाएं शेयर करते हैं, तो वहां से निकलता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी, यहां पे अथॉरिटी में कौन है, जिसको मैनेजमेंट में अथॉरिटी मिली हुई है, भाई अथॉरिटी में बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन इन द मैनेजमेंट। अब देखो भाई, मैनेजमेंट में बहुत सारी पोजीशन होती है, कोई एक पोजीशन तो होती नहीं है ना। जैसे कि सबसे पहले मान लो बेटा सीईओ हो गए, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, फिर आ जाएंगे प्रेसिडेंट, ठीक है, फिर आ जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट यानी कि वीपी, फिर आ जाएंगे मैनेजर्स, ठीक है, यानी कि सीनियर मैनेजर, फिर आ जाएंगे, सीनियर लिख दे रहा हूं यहां पे, सीनियर हो गए, फिर आ जाएंगे आपके जूनियर मैनेजर, ठीक है, जूनियर मैनेजर के नीचे सुपरवाइजर्स और ये लोग। कहने का मतलब है कि आप किस पोजीशन पे हो, ये डिसाइड करता है कि आपकी मैनेजमेंट में क्या पोजीशन है। लेकिन यहां पे पर्सनल क्वालिटीज ऑफ इंडिविजुअल, देखो यार, अब मान लो कि 4 दोस्त हैं, 1 2 3 4, लेकिन ये तीनों दोस्त, मतलब 4 में से 3 दोस्त इसकी बात मानते हैं, ये बाकी के 3 इसकी बात मानते हैं, क्योंकि इसके अंदर पर्सनल क्वालिटीज हैं लोगों को लीड करने की। जैसे एक ने कहा यार आज खाली बैठे हुए, चलो मूवी देखने चलते हैं। एक ने कहा यार छोड़ो मूवी, पैसा बहुत खर्च होता है, चलो कहीं खा पी के लौट आएंगे। एक ने कहा छोड़ो यार घर पे सोते हैं, और एक ने कहा चलो ऐसे ही कुछ खेल लेते हैं, बैडमिंटन खेल लेते हैं। लेकिन बात इसकी मानी गई, बाकी के डिस्कशन के एंड में सारे जो है बच्चे मूवी देखने चले गए। क्यों? क्योंकि इसने अपनी बात में लोगों को कन्विंस कर लिया कि मूवी देखना क्यों बेटर है, और बाकी सब मान गए। तो भैया यहां पे उसकी पर्सनल क्वालिटीज वो उसको लीडर बनाती है, पोजीशन पे दिलाती है। बिहेवियर, यहां पे अगर इंसान करेगा कोई बातचीत
तो वो कंपनी की रूल्स और पॉलिसीज के अकॉर्डिंग बिहेवियर करेगा, व्यवहार करेगा। लेकिन भैया यहां पे कोई भी ऐसा रूल या कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जाती है, यहां पे कोई सेट पैटर्न नहीं है। इट हैज नो सेट पैटर्न, कोई सेट पैटर्न नहीं है, आप जिससे बातचीत करना चाहो कर सकते हो। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, यहां पे बेसिकली स्केलर चेन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बेटा स्केलर चेन का पालन होता है। स्केलर चेन के लिए आपको वन शॉट देखनी पड़ेगी चैप्टर नंबर 2 की, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया था स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब होता है कि एक इंसान अपने नेक्स्ट अबव अथॉरिटी से और अपने नेक्स्ट बिलो अथॉरिटी से बात कर सकता है, बस। ठीक है, जैसे ए बी है तो वो या तो ए से पहले बात कर सकता है क्योंकि ए उसकी अथॉरिटी अबव है, और वो सी से बात कर सकता है क्योंकि सी उसका सबऑर्डिनेट है। तो सिर्फ दो ही लोगों से बात कर सकता है। यहां पे स्केलर चेन फॉलो किया जाता है, लेकिन यहां पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों खुद लॉजिक लगाओ, जब भैया दोस्ती होगी तो दोस्ती तो किसी से भी हो सकती है ना, चाहे अपने डिपार्टमेंट में दोस्ती हो, चाहे एक वॉचमैन से दोस्ती हो। पता चला भैया तुम गाड़ी लेके लगाए पार्किंग में और वॉचमैन से दुआ सलाम हो गई और भैया राम 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 भैया, ये क्या है? कुछ नहीं है, नॉर्मल बातचीत हो रही है। अब यहां पे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन किसी भी डायरेक्शन में कि जिससे आपकी दोस्ती यारी हो जाए। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फिक्स्ड है, फिक्स्ड है मतलब रिजिड है, ये बदलती नहीं किसी के लिए। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल है, आप जिससे चाहे बातचीत कर सकते हो, जो बातचीत करनी हो कर सकते हो, कोई दिक्कत यहां पे आएगी नहीं आपको। ठीक है, अच्छा जी, यहां पे देखते हैं क्या और आ रहा है। लीडरशिप, यहां पे मैनेजर्स ही लीडर्स हैं। अब देखो मैंने आपको बताया ना कि ये कौन है, ये सारे हैं तो बेटा मैनेजर्स ही, तो यहां पे लीडर कौन है? लीडर वो है जो मैनेजर है, लेकिन यहां पे लीडर वो है जिसको ग्रुप ने लीडर बना रखा है। जैसे मैंने आपको यहां पे एग्जांपल दिया कि 4 दोस्तों ने एक इसको लीडर बना रखा है, क्योंकि ये है लीडर, बन रहा है लीडर अपने आप को। यहां फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके मैनेजर्स होंगे वही आपके लीडर्स होंगे, लेकिन भैया इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लीडर वो है जिसको ग्रुप ने लीडर बना रखा है। ठीक है, अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आई होप कि आपको दोनों डिफरेंसेस बेटा क्लियर हो गए होंगे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जहां पे चीजें डिफाइंड जॉब के अकॉर्डिंग चलती हैं, बातचीत कर सकते हो कंपनी के रूल्स और पॉलिसीज के अकॉर्डिंग। यहां पे मैनेजर्स ही लीडर्स होते हैं, कम्युनिकेशन स्केलर चेन से होती है, और इसका सब कुछ उल्टा यहां पे होता है। यहां पे कोई रूल्स पॉलिसीज नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है, आदमी सोशल इंटरेक्शन करता है, बंदा ही जो ग्रुप जिसको लीडर बना दे वही लीडर हो जाता है। यहां पे बिहेवियर का कोई सेट पैटर्न नहीं है, आप जिससे चाहे उससे बातचीत कर सकते हैं। चलो अब समझते हैं इन दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्या एडवांटेज होंगे, तो भाई ये आपको ना मेरे पढ़ाने से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब आप लॉजिक लगा के पढ़ोगे। देखो तुम एक कंपनी में हो और वहां पे सब फॉर्मली बातचीत हो रही है। मान लो कि वहां पे बातचीत होती है, चिट्ठी लिखी जाती है, पहले जमाने में लिखी भी जाती होगी चिट्ठी, आज भी लिखते हैं। अब आ गया है ईमेल का जमाना, तो जब आपकी मान लो बातचीत हो रही हो आज के जमाने में ईमेल से, हर चीज यानी कि कंपनी के छोटे से छोटे एम्प्लॉय से लेके बड़े से बड़े एम्प्लॉय तक सारी चीजें मेल पे हैं, लिखित हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। ठीक है, अब अगर आप सारी चीजें रिटर्न में दोगे, क्लियर कट बातचीत होगी, तो ऑर्गेनाइजेशन के बेसिकली सारे ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे। इसके अलावा अगर आप इधर उधर की बातचीत नहीं करोगे, सिस्टमैटिक रखोगे अपनी वर्किंग को, ठीक है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा जल्दी अचीव होंगे। तो अगर आप इधर उधर की बातचीत नहीं करते हो और चीजों को सिस्टमैटिक रखते हो, ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करते हो, एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो, जैसे स्केलर चेन, अगर आप स्केलर चेन को फॉलो करते हो, ठीक है, तो आपका वर्किंग सिस्टमैटिक हो जाएगा। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, भैया जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पे ये देखो, जैसा कि मैंने बताया कि यहां पे जो जॉब है वो वेल डिफाइंड है, जॉब सबको पता है कि किसको क्या काम है। तो भैया आदमी अपना अपना काम करेगा, वो दूसरे का काम नहीं करेगा, तो ओवरलैपिंग नहीं होगा काम का। जैसे मान लो कि भैया बिजनेस स्टडीज पढ़ाना है, तो मैं भी बिजनेस स्टडीज पढ़ा दूं कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पे, और अमन सर भी पढ़ा दें, नहीं अच्छा लगेगा ना भाई? क्यों नहीं अच्छा लगेगा? एक ही सब्जेक्ट दो टीचर पढ़ा रहे हैं, तो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ भाई, एक चैनल पे एक ही सब्जेक्ट को 2 टीचर क्यों पढ़ाएंगे? तो ऐसा कब हुआ? जब हमको अपनी जॉब पता है, अमन सर को अपनी जॉब पता है, किसी और को अपनी जॉब पता है, तो वेल डिफाइंड जॉब्स हैं। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन। भैया अगर देखो आप एक कंपनी में काम करते हो, कंपनी की बात तो माननी ही पड़ेगी, एंड कंपनी की बेसिक पॉलिसी यह है कि आपस में हाथ मिला के चलो, कोऑर्डिनेशन करके चलो, क्योंकि सबको ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं लास्ट डे पे। कोऑर्डिनेशन यहां से बन जाएगा आपका, क्योंकि आप इधर उधर की बातें करोगे नहीं, किसी की बुराई करोगे नहीं, गॉसिप करोगे नहीं, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन आपका होगा नहीं, जो होगा सब फॉर्मल होगा।
इसके अलावा यहां पे सारी बातचीत होती है काम के बारे में, ओनली वर्क, ठीक है। यहां पे कोई फर्जी बकवास नहीं की जाती है, ओनली वर्क के बारे में बातचीत होती है। हाँ भाई, और लास्ट आता है क्रिएशन ऑफ चेन इन कमांड। यहां पे बेटा चेन इन कमांड बन जाता है। चेन इन कमांड क्या होता है, जैसे मान लो ये ए है हमारा, ठीक है, और ये बात करना चाहता है, तो इसने बी से बात की, बी ने सी से बात की, सी ने डी से बात की, ठीक है, डी ने ई से बात की, और फिर ई तक ये मैसेज पहुंचा। जो ए डायरेक्टली पहुंचाना चाहता था वो ए को ऐसे 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 करना पड़ा। क्यों? क्योंकि भैया हो सकता है किसी कंपनी की यही चेन इन कमांड हो। और जब मैं आपको पढ़ाऊंगा डायरेक्टिंग का वन शॉट ना भाई, अभी ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा रहा हूं, स्टाफिंग पढ़ा दूंगा, और फिर डायरेक्टिंग का जब वन शॉट पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन में, ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन जब पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आपको ये चेन वाला, चेन नेटवर्क के बारे में समझाऊंगा। चेन नेटवर्क बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा मैंने डायग्राम बना रखा है, वहां पे आपको यही बताया जाएगा कि किस तरीके से चेन नेटवर्क में बातचीत होती है। हाँ, अगर आपको अभी ही देखना हो तो बेटा एक बात समझ लो, कॉमर्स अड्डा पे पार्ट्स वाली वीडियोस भी ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं, तो आप पार्ट्स वाली वीडियोस को भी ऑलरेडी जाके कवर अप कर सकते हो। आपके हाफ एली तक का सिलेबस वहां पे मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के डिसएडवांटेज समझते हैं। अब यार खुद सोचो, एक ऑर्गेनाइजेशन में आदमी ना हंस रहा है, ना बोल रहा है, ना बतला रहा है, ना बातचीत हो रही है, सिर्फ और सिर्फ भैया काम की बातें होती हैं। अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा है तो भैया इसका मतलब क्या है कि एम्प्लॉइज की सोशल नीड्स तो फुलफिल हो ही नहीं रही हैं। भैया कौन सा ऐसा ऑफिस है जहां पे इंसान को बातचीत करने पे ही मना कर दिया जाए और सब कुछ फॉर्मली ही हो? इससे क्या होगा, एम्प्लॉइज की सोशल नीड्स हैम्पर होंगी, ठीक है। यहां पे सारा ध्यान दिया जाएगा काम और ड्यूटी पे। तो भैया ये भी एक थोड़ा वो है, देखो मौज मस्ती भी अपनी जरूरी है, काम भी अपनी जगह जरूरी है। सिर्फ काम पे फोकस रहेगा तो लेथार्जिक हो जाएगा, लेथार्जिक मतलब बोर हो जाएगा एम्प्लॉय एक ही काम कर करके। फिर आता है डीले इन एक्शन। बेटा डीले इन एक्शन का मतलब होता है, अब खुद सोचो कि जो बात ए को ई तक पहुंचानी थी वो डायरेक्टली पहुंचा सकता था, लेकिन चेन इन कमांड का पालन करते हुए पहले ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, फिर डी ने ई को बताई, तो बेटा पता चला कोई डिसीजन लेना है, कोई फैसला लेना है तो देर नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। तो डीले इन एक्शन, ये इसके कुछ डिसएडवांटेज है। इन सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को आपको अगर याद करना हो और बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाने हो तो इनको बार बार रीड करो और लॉजिक लगा के पढ़ो, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स लगभग एक जैसे ही होते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के। आपको सिर्फ 4-5 वर्ड्स याद करने हैं और बातें घुमानी है, लेकिन उसके लिए आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, खुद सोच के देखना पड़ेगा कि आप अगर किसी ऐसी कंपनी में होते जहां पे सिर्फ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता तो उसके क्या फायदे और क्या नुकसान होते। अब बात करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, जहां पे बहुत से लोग आपस में बातचीत करते हैं और किसी से भी बातचीत करते हैं, ठीक है ना, किसी से भी बातचीत करते हैं, मतलब कि इनफॉर्मली बातचीत हो रही है, कोई भी फिक्स्ड पैटर्न नहीं है बातचीत का। तो सबसे पहला फायदा उसका क्या होगा कि भैया यहां पे कम्युनिकेशन फास्ट होगी, क्योंकि यहां मेल नहीं करना है ना भाई, मुझे अगर किसी से बात करनी है मैं जाऊंगा अपनी सीट से उठूंगा और उससे जाके बात कर लूंगा। यानी कि यहां पे कम्युनिकेशन जो होगा बच्चा पार्टी वो होगा फास्ट। डिसीजन लेना है तुरंत, तुरंत एक दिन में, है ना, क्योंकि आदमी गया, उसने पूछा, उसको समझ में आया, उसने फैसला लिया। फुलफिल द सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉय। भैया फॉर्मल के डिसएडवांटेज थे कि एम्प्लॉय की सोशल नीड्स को फुलफिल नहीं किया जाता है, लेकिन इनफॉर्मल में वही एडवांटेज है, जब एम्प्लॉय बातचीत करेगा तो यहां पे उसकी सोशल नीड्स फुलफिल हो जाएंगी और लोगों से सही तरीके का फीडबैक भी आपको मिलता रहेगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे आपने पूछा और सर क्या हालचाल, सब बढ़िया, अरे क्लास वास कैसी चल रही है, अरे सर थोड़ी सी ये दिक्कत हो गई, समझ रहे हो, तो करेक्ट फीडबैक मिलेगा। तो इस तरीके से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ हैं डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है कि भैया हो सकता है कि अफवाह फैल जाए, ठीक है। मान लो कि मैंने कोई फर्जी की बात अमन सर से बोली, अमन सर ने किसी और को बोली, किसी और ने 2 लोगों से और बोली, 2 लोगों ने 10 लोगों से और बोली, ऐसे करते करते कोई वो गलत बात जो मेरे से निकली थी वो अफवाह फैल जाएगी, र्यूमर फैलते हैं। यहां पे कोई सिस्टमैटिक वर्किंग नहीं होती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर पूरी तरीके से इनफॉर्मल हो जाएगी ना तो सिस्टमैटिक नहीं होगी वर्किंग। इसके अलावा कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको निगेटिव रिजल्ट्स देखने के लिए मिले, मतलब प्रॉफिट, ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रॉफिट कमाना, भैया हो सकता है कि प्रॉफिट तो हुआ नहीं, लॉस ऊपर से हो गया, ठीक है। तो कई बार आपको ये सारी चीजें भी देखने के लिए मिल सकती हैं। एंड मोर एम्फेसिस लेड डाउन ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ठीक है।
यहां पे कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ ज्यादा ही इनफॉर्मल रहेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो ज्यादा फोकस लोग अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में लगाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए नहीं लगाएंगे। यहां पे एक प्रिंसिपल की याद आती है और वो प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। हाँ भाई, तो ये प्रिंसिपल आपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा होगा और इसमें क्या कहते हैं, इसमें यही तो कहते हैं कि इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को, यानी कि एक बंदे के इंटरेस्ट को पूरी कंपनी के इंटरेस्ट में जोड़ दो। पूरी कंपनी का इंटरेस्ट क्या है, जनरल इंटरेस्ट है, उसको दो जोड़। ठीक है, तो भैया इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ये कुछ नुकसान भी हैं कि अफवाहें बहुत जल्दी फैलती हैं, कोई सिस्टमैटिक वर्किंग नहीं होती है, निगेटिव रिजल्ट भी कभी कभी आ सकते हैं, और ज्यादा इंफेसिस यहाँ पे, ज्यादा फोकस यहाँ पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट के अचीव करने में लगे रहता है आदमी। अच्छा, अब आप मुझसे पूछोगे कि सर अब आप हमको ये बताइए कि एक फॉर्मल में भी एडवांटेजेस हैं, मतलब फॉर्मल के भी फायदे हैं, नुकसान है, इनफॉर्मल के भी फायदे हैं, नुकसान है। तो सर अगर कल को हम अपनी कंपनी खोलेंगे या कल को आप अपनी कंपनी खोलोगे तो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करोगे? तो बेटा मेरा आपसे कहना यह है कि मैं करूंगा 50-50, मतलब काम के समय काम यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और बातों के समय बातें, मौज के समय मौज मस्ती यानी कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। 50-50 दोनों का यूज होना चाहिए। किसी भी कंपनी की सक्सेस तभी हो पाएगी जब वो फॉर्मल और इनफॉर्मल को 50-50 यूज करेंगे। बहुत ज्यादा फॉर्मल हो जाएंगे तो उसके अपने खतरे हैं, अपने नुकसान है। बहुत इनफॉर्मल हो जाएंगे तो उसके अपने खतरे हैं, उसके कुछ अपने नुकसान है। अब समझते हैं बच्चा पार्टी फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अब ये क्या होता है सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनना। तो फंक्शनल वर्सेस डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में अपन को पढ़ना है। देखो यार, थोड़ा सा ब्लैक कलर का यूज कर लेता हूं, दोनों पे नजर आएगा। फंक्शनल, नाम से पता लग रहा है, आप इस नाम को देखो, सिर्फ मुझे सुनो और इस नाम को देखो। फंक्शनल यानी कि जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हो फंक्शन के हिसाब से, जैसे कि मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है और हर डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग फंक्शन है। जैसे कि भैया यहां पे लिख दे रहा हूं, मान लो ये है हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये है हमारा परचेज डिपार्टमेंट, ये है हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये है हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और ये है हमारा सेल्स डिपार्टमेंट। तो मैं लिख दे रहा हूं, ये हो गया भाई प्रोडक्शन, ये हो गया परचेज, ये हो गया फाइनेंस, ये हो गया मार्केटिंग, और ये हो गया हमारा सेल्स डिपार्टमेंट। अब एक कंपनी में ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो आपने क्या किया, आपने लोगों को उनकी ड्यूटीज बांटी, आपने लोगों को उनका काम बांटा, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटा। ठीक है, कैसे बांटा, उनके फंक्शन के हिसाब से। अब कोई इंसान अच्छा सेल्समैन होगा तो उसको सेल डिपार्टमेंट में, कोई इंसान अच्छा मार्केटिंग करता होगा उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, कोई इंसान अच्छा फाइनेंस मैनेजर होगा तो उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में। यानी कि बच्चा पार्टी बात ये हो रही है कि जब आप फंक्शन के हिसाब से काम को बांटते हो, याद है आपको ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस अभी कुछ ही देर पहले पढ़ाई थी, क्या पढ़ाया था, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो यहां पे आपने ड्यूटीज को असाइन किया है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो एक तो हो गया ये तरीका, दोनों ही बेटर है वैसे, ये हो गया तरीका। ठीक है, अच्छा यहां पे भी 50-50 वाला रूल अप्लाई होता है। अगर मेरी कंपनी होगी तो मैं आधा 50 और आधा डिविजनल भी रखूंगा। ठीक है, लेकिन किस तरीके की कंपनी है वो यहां पे देखना बहुत जरूरी है कि मेरी कंपनी करेगी क्या। मैं बताता हूं, थोड़ा सा सब्र करिए। अब आते हैं डिविजनल। डिविजनल का मतलब है, ये वर्ड निकलता है डिवीजन। बेटा डिवीजन का मतलब है, एग्जाम्पल देके ही मैं आपको क्लियर कट डायमंड क्लियर बात बता सकता हूं, एकदम हीरे की तरह साफ। हमारी एक पसंदीदा कंपनी है टाटा, एंड टाटा इज अ इंडियन होम ग्रोन ब्रांड ऑफ रतन टाटा जी। इससे पहले जमशेद जी टाटा के मालिक हुआ करते थे, अभी रतन टाटा है। ठीक है, अब टाटा कंपनी जो है ये कौन सा प्रोडक्ट नहीं बेचती है, लगभग हर प्रोडक्ट बेचती है। जैसे कि आपने टाटा की गाड़ियां सबसे पहले देखी होंगी, तो आपने टाटा मोटर जरूर सुना होगा। टाटा की कुछ गाड़ियों के नाम बता दूं, टियागो, टिगोर, ठीक है, नेक्सॉन, ये सारी टाटा की गाड़ियां। टाटा का स्टील भी आता है,
टाटा स्टील बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इनकी जमशेदपुर में। फिर और क्या आता है टाटा के नाम से? बेटा टाटा का नमक भी आता है, आपने जानते होंगे, टाटा सॉल्ट के नाम से। टाटा गोल्ड और हीरे जवाहरात भी बेचते हैं तनिष्क के नाम से, ये भी टाटा का ही ब्रांड है तनिष्क, जहां पे वो सोना वोना बेचते हैं, ज्वेलरी बेचते हैं। टाटा के अपने होटल्स भी हैं जिसको हम लोग ताज होटल के नाम से जानते हैं। टाटा का अपना फैशन ब्रांड भी है जिसको हम लोग वेस्ट साइड के नाम से जानते हैं। टाटा बेटा घड़ियां भी बेचता है जिसको हम टाइटन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि लगभग हर क्षेत्र में टाटा है। अब जब रतन टाटा जी ने अपनी कंपनी में स्ट्रक्चर बांटा होगा तो कैसे बांटा होगा? ऐसे बांटा होगा, डिवीजन के हिसाब से, कि भैया घड़ी बनाने वाला टाइटन में, कपड़े बनाने वाला वेस्ट साइड में, नमक बनाने वाला टाटा सॉल्ट में, मोटर गाड़ी बनाने वाला टाटा मोटर में, स्टील बनाने वाला टाटा स्टील में। ठीक है, एक बात और, मान लो मैं टाटा स्टील का एग्जांपल लेता हूं, यहां पे ले आया टाटा स्टील को। अब टाटा स्टील मान लो कोई कंपनी है, तो टाटा स्टील में अगेन ये सारे फंक्शनल स्ट्रक्चर आ जाएंगे। तो भैया टाटा स्टील में भी अपना परचेज डिपार्टमेंट है, अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, अपना सेल डिपार्टमेंट है। ऐसे ही सॉल्ट में भी यही है, ऐसे ही तनिष्क में भी यही है, ऐसे ही ताज में भी ये है। इसका कहने का मतलब यह है बच्चा पार्टी कि डिविजनल स्ट्रक्चर तब बांटा जाए जब कोई कंपनी मल्टी प्रोडक्ट कंपनी हो, मल्टी प्रोडक्ट, जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट आते हो। अब अगर मेरी कंपनी मल्टी प्रोडक्ट कंपनी होगी तो मैं ऑब्वियसली डिविजनल स्ट्रक्चर को बांटूंगा, डिविजनल स्ट्रक्चर में ही अपने एम्प्लॉयज को बांटूंगा। लेकिन अगर मेरी कंपनी एक सिंगल प्रोडक्ट कंपनी होगी जहां पे मैं सिर्फ एक सामान बनाता हूं, अगर मेरी कंपनी ऐसी कंपनी होगी तो भैया मैं अपने में फंक्शनल स्ट्रक्चर डिवाइड करूंगा। मल्टी प्रोडक्ट के लिए, टाटा जैसे मल्टी प्रोडक्ट ब्रांड के लिए डिविजनल सही है और सिंगल प्रोडक्ट ब्रांड के लिए फंक्शनल सही है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। तो 50-50 करने से पहले यह चीज देख लीजिए कि आपकी कंपनी का मेन नेचर क्या है, कंपनी करती क्या है आपकी। चलो, एंड अगेन हम पहुंच चुके हैं अपने, ये क्या हो गया, हाँ, पहुंच चुके हैं अपने डिफरेंस पे। तो ये तो सिंपल सी बातें लिखी हुई हैं, एक बार इसको भी देख लेते हैं। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रक्चर दैट क्लियरली डिपिक्ट्स एंड टेल्स अस अबाउट रिलेशनशिप अमंग द पर्संस। ऑर्गेनाइजेशन वो स्ट्रक्चर होता है जो हमको क्लियर कट बात बताता है, क्लियरली डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप अमंग ऑल द पर्संस, कि आपस में सारे डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है, मतलब वो किसके लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है बेसिस फॉर द फ्रेमवर्क ऑफ टॉप मैनेजमेंट, कि भैया अगर टॉप मैनेजमेंट को ऑर्डर लगाना है फाइनेंस डिपार्टमेंट को, तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को ऑर्डर लगाएगा, परचेज को नहीं लगाएगा। ठीक है, और लाइन मैनेजर्स यानी कि लोअर लेवल मैनेजमेंट को, और इसी के साथ साथ अदर एम्प्लॉइज को, कि वो अपनी ड्यूटीज को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। ठीक है, अब सर कुछ और टर्म्स यहां पे आपने लिखे हुए हैं, सर इनका क्या मतलब है वो समझा देता हूं। देखो, जॉब डिजाइन क्या होता है, ध्यान से सुनना। जॉब डिजाइन का मतलब होता है, मान लो कि आप नौकरी करने गए, तो आपकी नौकरी में क्या क्या चीजें हैं, मतलब आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, नौकरी करते समय किन जिम्मेदारियों की पालन आपको करना पड़ेगा, आपके पास अगर कुछ पावर्स हैं, कुछ अथॉरिटीज हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप अकाउंटेबल किसको, अगर आपको जवाब देना है तो किसको जवाब देना है, अकाउंटेबिलिटी आपकी डिसाइडेड हो। इसके अलावा जॉब डिजाइन में आता है कि भैया कितने घंटे काम करना है, यानी कि वर्किंग आवर्स क्या रहेंगी आपकी। ठीक है, आपको कोई टारगेट दिया गया है तो टारगेट अचीव करने के बारे में बात करना है, आप कितने हफ्ते में कितने दिन काम करोगे, लीव पे कितने दिन रहोगे, ये सारी चीजें आपको जाननी पड़ेंगी। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट पे आते हैं। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, ये ध्यान से सुन लो। एक मैनेजर, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर इज नोन एज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। भाई एक मैनेजर कितने लोगों को मैनेज करता है, इसे हम कहते हैं स्पैन, यानी कि स्पैन समझ रहे हो, कहां तक फैला हुआ है उसका लीडरशिप। अब अगर एक मैनेजर है और वो 10 लोगों को मैनेज करता है, मान लो ये हमारा मैनेजर है और वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों को मैनेज कर रहा है,
तो इस मैनेजर का स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कितना हुआ? 10 लोगों का हुआ। ठीक है, तो ये हो गया स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई, तो प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, डेलीगेशन आप जानते हो, डेलीगेशन का मतलब क्या होता है भाई साहब? डेलीगेशन का मतलब होता है कि जब एक मैनेजर अपनी अथॉरिटी को, ये मैनेजर है या सुपीरियर है, अपनी अथॉरिटी को एक सबऑर्डिनेट को दे देता है, इसे कहते हैं डेलीगेशन। और डिपार्टमेंटलाइजेशन का क्या मतलब होता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, अब तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बेटा डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है जब आप लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट देते हो। ठीक है, आपने 3 डिपार्टमेंट बनाए एंड फिर लोगों को इन तीनों डिपार्टमेंट में बांट दिया। आई होप कि बच्चों आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर होंगी, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलो जी, ठीक है, ओके जी, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अपना फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस जानेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में आप फंक्शंस के हिसाब से काम को बांटते हो। ठीक है, एक बार और आपको वो इमेज दिखाता हूं जहां पे मैंने ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। ये देखो, फंक्शनल में मैं फंक्शन के हिसाब से काम को बांट रहा हूं एंड डिविजनल में प्रोडक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो ये देखो, फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फंक्शंस। यहां पे फॉर्मेशन बनी है फंक्शंस के बेसिस पे, जबकि यहां पे फॉर्मेशन बनी है प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पे, प्रोडक्ट के बेसिस पे। ठीक, एंड इज सपोर्टेड बाय फंक्शंस। ये देखो, आप प्रोडक्ट के हिसाब से स्ट्रक्चर को बांटोगे और फिर फंक्शंस उसको सपोर्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको यहां पे बोला, ये देखो टाटा स्टील है, टाटा स्टील में भी अलग अलग डिपार्टमेंट में होंगे, यानी कि एक बड़ी कंपनी के अंदर, एक कंपनी के अंदर ये फंक्शंस आते हैं। ठीक है, समझ गए? यहां पे स्पेशलाइजेशन जो मिलेगी वो आपको फंक्शनल स्पेशलाइजेशन मिलेगी, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला प्रोडक्ट बनाने में महारत हासिल है, सेल्स वाले को बेचने में महारत हासिल है, मार्केटिंग वाले को एडवर्टीजमेंट करने में महारत हासिल है। यानी कि महारत हासिल होने का क्या मतलब है? स्पेशलाइज्ड है वो बंदा, माहिर है वो बंदा उस काम को करने के लिए। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन की बात किया जाए तो यहां पे स्पेशलाइजेशन है किसी सामान को बनाने के लिए। जैसे टाटा स्टील वाले अच्छा स्टील बनाते हैं, नमक वाले अच्छा नमक बनाते हैं, वेस्ट साइड वाले अच्छे कपड़े बनाते हैं, टाइटन वाले अच्छी घड़ी बनाते हैं। ठीक है, यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स करना थोड़ा डिफिकल्ट है। जैसे मान लो बेटा एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, अब उस कंपनी को लॉस हुआ, तो किस डिपार्टमेंट ने अपना काम नहीं किया, ये कैसे पता लगेगा? पता तो लग जाएगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल से पता लगेगा कि किस डिपार्टमेंट की गलती की वजह से कंपनी को लॉस हुआ। तो यहां पे एक डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहां पे बहुत आसान है। अगर टाटा नमक लॉस पे चल रही है तो क्यों चल रही है, ये टाटा नमक का, टाटा सॉल्ट का मैनेजर बता देगा कि क्यों चल रही है लॉस में। तो यहां पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को इजीली फिक्स कर सकते हो। ठीक है, अब मैनेजरियल डेवलपमेंट, यहां पे एक फंक्शनल मैनेजर, मान लो कि एक है सेल्स मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट का, उसको आप क्या डेवलप करोगे बताओ? ठीक है, क्योंकि वो जो सेल्स डिपार्टमेंट का सेल मैनेजर है ना, उसको पूरी छूट ही नहीं दी गई काम करने के लिए। उसके ऊपर कोई और बैठा हुआ है जो उससे रिपोर्टें मांगा करता है, उसको ऑटोनॉमी मिली ही नहीं। ठीक है, तो कि वो अपना काम अच्छे तरीके से कर सके। लेकिन यहां पे पूरी छूट दी गई है और पूरे फंक्शंस को परफॉर्म करने का आपको छूट दी गई है, इसलिए एक मैनेजर की यहां पे डेवलपमेंट होती है, क्योंकि उसको छूट दी गई है, वो जो चाहे वो करे। लेकिन यहां पे छूट नहीं दी गई है, यहां पे कोई फ्रीडम नहीं है, उसको हर छोटी छोटी बात को टॉप मैनेजमेंट को जाके रिपोर्ट करना पड़ता है, और टॉप मैनेजमेंट फिर जैसा कहता है उसको वैसा करना पड़ता है। यहां पे डेवलपमेंट नहीं होती है, लेकिन यहां पे डेवलपमेंट मैनेजर की होती है। ठीक है, अच्छा मान लो कि आपकी कंपनी है और वो टायर लगाती है गाड़ी में। ठीक है, टायर लगाती है, गाड़ी बनाने वाली आपकी कंपनी है। तो एक बात बताओ, गाड़ी में एक बार टायर लग गया तो दोबारा टायर लगाओगे? नहीं ना। तो यहां पे बेटा फंक्शंस जो हैं वो डुप्लीकेट नहीं होते हैं। भाई एक बार अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने टायर लगा दिया तो अब मार्केटिंग वाला थोड़ा टायर लगाएगा, वो तो टायर लग गया, अब तो मार्केटिंग वाला मार्केटिंग करेगा। तो यहां पे क्योंकि सबको अपना अपना काम पता है, इस वजह से यहां पे फंक्शन जो है वो डुप्लीकेट नहीं होता है। लेकिन यहां पे कभी कभी रिसोर्सेज का डुप्लीकेशन हो जाता है। अब रतन टाटा जी ने मान लो 100 करोड़ रुपए दिए कि भैया नमक, टाटा सॉल्ट, ताज वाले सब आपस में बांट लेना, तो हो सकता है कि अलग अलग मतलब एक ही पैसा कई लोगों के पास चला जाए, अच्छे से वो डिस्ट्रीब्यूट ना कर पाए। यहां पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिविजनल स्ट्रक्चर बनी है मल्टी प्रोडक्ट कंपनी के लिए और फंक्शनल स्ट्रक्चर बना है सिंगल प्रोडक्ट कंपनी के लिए। ये देखो कोऑर्डिनेशन, एक मल्टी प्रोडक्ट कंपनी का फंक्शनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन
एक ऐसी कंपनी जो मल्टी प्रोडक्ट है उसके लिए डिविजनल स्ट्रक्चर कराना बहुत इजी काम है, ठीक है ना। तो ये आप एक बार डिफरेंस देख लीजिए, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच लीजिए। आपको बच्चा पार्टी सारी चीजें यहां पे कवर हो गई होंगी, फंक्शनल डिविजनल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब बात क्या करनी है, अब बात करनी है हमारे दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, ठीक है। चलो तो देखो यार, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की बच्चा पार्टी बात किया जाए कि भैया ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। मैंने बताया कि यहां पे कामों को, यहां पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन को उनके फंक्शंस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लोगों को ड्यूटीज दी जाती है उनके डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग, एंड डिपार्टमेंट्स को बनाया जाता है फंक्शंस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो हर डिपार्टमेंट अपने काम में माहिर हो जाएगा, यानी कि यहां मिलते हैं बेनिफिट्स स्पेशलाइजेशन के, ठीक है। एक ही काम को जब आप बार बार करेंगे तो आप स्पेशलाइज हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड, यहां पे डिपार्टमेंट के लोगों के अंदर आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट भी वो करेंगे। जो मैनेजर होगा उसको सिर्फ एक ही काम करना होगा, तो वो अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकता है एंड लोगों को भी मोटिवेट कर सकता है कि वो अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करें। यानी कि एक मैनेजर एक ही काम कर रहा है, जब वो प्रोडक्शन ही देखेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी, इंक्रीज हो जाएगी। एफर्ट्स डुप्लीकेट नहीं होंगे क्योंकि हर इंसान को अपना काम पता होगा कि उसको क्या करना है। इसके अलावा हर डिपार्टमेंट में मान लो कोई सेल्समैन आया तो उसकी ट्रेनिंग करा सकते हो आप, ठीक है भैया। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक लेबर आया तो आप उसकी ट्रेनिंग भी करा सकते हो। इसके अलावा हर फंक्शन को इक्वल वेटेज दी जाती है, हर फंक्शन की यहां पे इक्वल वेटेज है, हर फंक्शन की क्या है, इक्वल वेटेज है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही हमारा परचेज डिपार्टमेंट भी है, उतना ही हमारा सेल्स डिपार्टमेंट भी है, उतना ही हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है। तो हर डिपार्टमेंट की, हर फंक्शन की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर यहां पे डिसएडवांटेज की बात किया जाए तो क्या होगा बेटा, कभी कभी हो सकता है कि ये सारे डिपार्टमेंट, ये सारे फंक्शंस अपनी अपनी टारगेट को अचीव करने में लगे रहें और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भूल जाए। अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में अगर ये लग गए तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव कभी कभी इग्नोर हो सकते हैं। ये तब होगा जब सारे डिपार्टमेंट आपस में कंपटीशन करने लगेंगे, उनके बीच में कंपटीशन बढ़ जाएगा, ठीक है। डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, कई बार ऐसा भी होता है कि भैया दो डिपार्टमेंट आपस में लड़ाई झगड़ा कर ले, वहां के लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर ले और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन ना बैठे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कभी कभी ऐसा भी होगा कि भैया अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं तो उनके इंटरेस्ट आपस में ना मिल रहे हो, लड़ाई झगड़े कर रहे हो आपस में, और इससे फर्क ये पड़ेगा कि कंपनी की ओवरऑल डेवलपमेंट या कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। मैं साइड उतारा हूं, आप एक बार देख लीजिए, रंग बिरंगा हो गया थोड़ा। देखो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा ही उसको करोगे ना तो आपने मान लो डिपार्टमेंट बांट दिए, अब डिपार्टमेंट बांट दिए, पता चला हर डिपार्टमेंट अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में लग गया है, तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव गए पानी में, कोऑर्डिनेशन गया पानी में, लड़ाई झगड़ा हो गया तो उनके अपने अपनी सोच भी नहीं मिल रही है, किसी का इंटरेस्ट कुछ और है तो किसी का इंटरेस्ट कुछ और है, और कंप्लीट डेवलपमेंट करने में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चलो भाई बात करते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन की। डिवीजन में आप प्रोडक्ट के हिसाब से बांटते हो, यहां पे वो कंपनी चलेगी जो होगी हमारी मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। कौन सी कंपनी चलेगी? वो कंपनी जो होगी मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, ठीक है, जिसके कई सारे प्रोडक्ट हो। सबसे पहला यहां पे हर डिवीजन का अपना एक हेड होगा और उसका डेवलपमेंट भी होगा, क्योंकि उसको पूरी आजादी दी गई है कि आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है, जो मर्जी हो करो, बस प्रॉफिट लाके दो, तो वो अपना बहुत कुछ सीखेगा भी। इसके अलावा डिविजनल रिजल्ट जो है कि भैया मान लो टाटा सॉल्ट है और वो प्रॉफिट में है, टाटा मोटर्स लॉस में है, तो पता लग जाएगा ना कि कौन सा डिवीजन लॉस में है, सीधी सी बात है ये है। तो यहां पे रिजल्ट्स आप आसानी से एक्सेस कर सकते हो। यहां पे डिसीजन मेकिंग, क्योंकि एक ही इंसान को लेनी है डिविजनल हेड को, तो बहुत क्विक है। और ऐसी कंपनियों के लिए एक्सपैंड करना बहुत इजी हो जाता है, जैसे टाटा के लिए एक्सपैंड करना बहुत इजी है। अब भैया टाटा ने तो फ्लाइट की कंपनी यानी कि एयर इंडिया भी खरीद ली, टाटा ने जैगुआर फोर्ड भी खरीद ली, क्या नहीं है टाटा के पास? कैसे है? क्योंकि उन्होंने इस स्ट्रक्चर का पालन किया होगा कभी पास्ट में।
डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे सबसे पहला है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिविजनल हेड्स। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि टाटा नमक वाला और टाटा मोटर्स वाला आपस में लड़ जाए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि टाटा नमक वाला और टाटा मोटर्स वाला आपस में लड़ाई झगड़े कर लें, यानी कि डिविजनल हेड्स के बीच में कभी कभी लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। फंक्शंस की डुप्लीसिटी हो सकती है। मान लो कि टाटा मोटर्स की एडवर्टीजमेंट हुई, अगेन टाटा नमक का एक एडवर्टीजमेंट में टाटा मोटर्स की एडवर्टीजमेंट हो गई, यानी कि एक ही एडवर्टीजमेंट दो बार करा दी गई कंफ्यूजन के चलते। तो इससे एफर्ट्स का डुप्लीकेशन हो सकता है, फंक्शंस का डुप्लीकेशन हो सकता है, एक ही काम दो बार हो सकता है। और कभी कभी भैया ये जो डिवीजन होते हैं ना, ये पूरी कंपनी के बारे में नहीं सोचते हैं, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इनका एटीट्यूड जो होता है वो सेल्फिश हो जाता है, सिर्फ अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। कभी कभी ऐसा एटीट्यूड हो जाता है, हमेशा नहीं, कभी कभी। यही इसके नुकसान है, यही इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो बच्चों देखते हैं आगे क्या पढ़ना है चीजों को। हाँ भाई, तो चलिए, तो भैया थैंक यू वेरी मच आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। आई होप कि आपको ऑर्गेनाइजिंग की वन शॉट क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। छोटी ही क्लास है क्योंकि यहाँ पे टॉपिक्स बहुत कम है। मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, मैंने आपको ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस पढ़ाया है, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन आपको मैंने समझाया है। तो बच्चों ऐसी ही वन शॉट्स के लिए बने रहिए कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पे, एंड ऐसी ही वन शॉट्स आपको मिलती रहेंगी इसी चैनल पे जो आपके प्रिपरेशन को करेंगी और भी ज्यादा मजबूत। फिर मिलता हूं अपनी एक और वन शॉट की क्लास में आपसे। इसके अलावा प्लेलिस्ट जाके देख लेना, उसमें पार्ट्स में वीडियोस पढ़ चुकी हैं कंट्रोलिंग तक, तो वो भी आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए और बोर्ड एग्जाम्स के लिए, प्री बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत बेटर रहेंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।